फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के बारे में बात करी फॉर द क्वार्टर जनवरी मार्च 2025, where we exclusively discussed about equity mutual fund inflows, SIPs and AUM under the mutual fund investment trends. स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के अंदर हमने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस किया. We discuss around what is the trend in the mutual fund and the stock market, and there I posed certain questions for you. तो चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर और उनके जवाब को डिस्कवर करते हैं इस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. What makes mutual funds a smarter way to grow wealth compared to traditional savings? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के माइंड में कि म्यूचुअल फंड क्यों ही कर ले, कैसे हमारी वेल्थ इसमें ग्रो हो जाएगी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सेविंग्स ऑप्शन. सो आई वुड लाइक टू शेयर सर्टेन इनसाइट्स एंड सर्टेन प्रूफ फॉर द सेम. सबसे पहले, ये म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज होते हैं. किससे? एसेट मैनेजर्स के थ्रू. अब वो कैसे? वेट, विल डिस्कवर. डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बखूबी से फॉलो करते हैं हर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जब भी वो किसी म्यूचुअल फंड्स को रन करते हैं, और साथ में ये म्यूचुअल फंड्स बेटर रिटर्न देते हैं देन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स. सो लेट्स डिस्कवर दैट राइट अवे. मेरी स्क्रीन पर आप यहाँ पर ईटी मनी ऐप देख सकते हैं. ये ऐप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आपको इस ऐप में लॉग इन करना होता है, एंड वंस यू लॉग इन यू कैन एक्सप्लोर मोर डीपली अबाउट द वेरियस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल. चलते हैं, एक क्विक एग्जांपल लेते हैं और उन पॉइंट्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या वाकई में कोई ऐसे प्रूफ है जो बता रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स बेसिकली प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं, या इनका रिटर्न्स एफडी से ज्यादा है, या डाइवर्सिफिकेशन इनमें हो रहा है, वगैरह वगैरह. तो हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी लार्ज कैप फंड. अगेन, इस वीडियो का उद्देश्य कहीं से भी किसी भी प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना नहीं है. ये आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए डिजाइन किया गया है. चलते हैं एचडीएफसी लार्ज कैप फंड की ओर. ये एक टॉप 100 डायरेक्ट फंड है, ग्रोथ फंड है, और इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए थे अभी कि कैसे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होता है. तो सबसे पहले हम ये से देखें कि एसेट अलोकेशन इक्विटी डेट और अदर्स में हुआ. 99% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, फर्स्ट कीजिए उन्हें 20% बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है. तो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में 20% अलोकेट करके 10-10% एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में डाइवर्सिफाई किया. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर हुआ. सेकंड क्वेश्चन, कि हम कैसे मान ले कि ये फंड मैनेजर्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड है. तो अबाउट दिस फंड में आप देख सकते हैं फंड मैनेजर्स की जानकारी दी गई है. व्हेन यू क्लिक दैट, you get an idea about ki the people who manage the funds are like having great degrees. For example, Mr. Amar is having a CA, CFA and MBA. His expertise is mentioned in various verticals. Similarly, Mr. Rahul is like a qualified person from IIM Calcutta and has एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल मार्केट. तो ये बहुत क्लियरली बताता है कि भाई जो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं उनके पास में नेसेसरी नॉलेज और स्किल है. तो आप सोचिए, क्या ये आपकी दिक्कत सॉल्व करेगा विथ रिगार्ड टू डाइवर्सिफिकेशन, विथ रिगार्ड टू ग्रोथ, जब ऐसे फंड मैनेजर्स आपके फंड को प्रमोट रन करेंगे. अगेन, मेरा ऑब्जेक्टिव कहीं से भी किसी फंड को प्रमोट करना नहीं है. मैं केवल आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, दीज फंड्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड. हम बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में. तो इनके रिटर्न्स क्या होते हैं ये आपको बेसिकली यहाँ मिल जाएगा कि सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड चला है तब से इसने कितना रिटर्न जनरेट किया है. क्या ये एफडी के रिटर्न से ज्यादा है? खुद जानते हैं. चलते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली वर्क बिहाइंड द सीन्स टू ग्रो योर मनी. हम कैसे मान ले कि ये म्यूचुअल फंड्स हमारे पैसे को ग्रो कर रहे हैं और कौन से मैकेनिज्म पे बेसिकली ये काम करते हैं. तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं बहुत ही सरल भाषा में. सबसे पहले, ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे वर्क करते हैं. पूल्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? वेट, आई टेल यू.
ये एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स के द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये तो आपको क्लियर है। और ये एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो हम फोकस करते हैं दो पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है हमारा पूल्ड इन्वेस्टमेंट का। पूल्ड इन्वेस्टमेंट को हम सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी क्या है और साथ में एसेट एलोकेशन कैसे होता है। पूल्ड इन्वेस्टमेंट दो वर्ड्स हैं। ये पूल्ड क्या होता है? फर्स्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ अमाउंट, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए को 1,000 रुपए, मिस्टर बी को 1 लाख रुपए, मिस्टर सी को 10,000 रुपए, और इसी तरह से मिस्टर डी, मिसेस ई एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। ये एचएनआई भी हो सकते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो छोटा 1,000 रुपए का एफडी करते हैं वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फंड हाउस हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है जो अपने पैसों की म्यूचुअल फंड में एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या एसआईपीस करना चाहते हैं। अब ये सब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ठीक है, एक फंड हाउस के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि हमको इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये फंड हाउस क्या करता है एग्जैक्टली समझते हैं, एक पूल क्रिएट करता है कि सब लोगों से बोलता है कि ठीक है, जिन जिन को इन्वेस्ट करना है इस पूल के अंदर पैसा डालो। अभी पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता भी है और कोई विड्रॉ कर लेता है तो घट भी जाता है। नाउ दिस पूल्ड मनी इज टेकन अप बाय दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी विच इज कॉल्ड एज एएमसी। और ये एएमसी एसेट मैनेजर द्वारा चलाई जाती हैं, जो कि हमने अभी आइडेंटिफाई करे कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर कौन है। और ये मैनेजर्स क्या करते हैं, ये मैनेजर्स इन म्यूचुअल फंड को, सॉरी, ये मैनेजर्स इन इस पूल ऑफ मनी जो यहाँ क्रिएट हुआ है, 1,10,000, राइट, 1,10,000 या 1,11,000, जो भी है, उसको एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करके एलोकेट करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में। जैसे कि कुछ पैसा बॉन्ड में डाला, कुछ पैसा शेयर्स में डाला, तो 50% एलोकेट किया शेयर्स में, 20% एलोकेट किया बॉन्ड्स में, और 30% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एलोकेट किया। और इस तरह से ये पूल्ड इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है। और यहाँ पर ये आप बॉक्स देख रहे हैं, दिस इज द कंप्लीट म्यूचुअल फंड फॉर दैट कैटेगरी। Isn't it easy and simple? So the next question here, what is the easiest and most effective way to start investing in mutual funds today? अब इतना अंडरस्टैंडिंग के बाद में ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, म्यूचुअल फंड वर्क्स टेकिंग केयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। बट क्या कोई तरीका है जिससे मैं छोटा मोटा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकूं? क्योंकि कई बार ये सोचने में और ये आइडेंटिफाई करने में ही महीनों निकल जाते हैं। सो अगेन, दिस इज नॉट अ प्रमोशन, आई एम शेयरिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। काफी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ग्रो, ईटी मनी ऐप जो मैंने आपको भी बताया, सो ऑन। तो लो मिनिमम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी फ्रेंडली है काफी बिगिनर्स के लिए, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपने फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई किया कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एक्सप्लोर द म्यूचुअल फंड्स किया, और जब आप जैसे ही एक्सप्लोर द म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको अपने गोल्स के हिसाब से, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और जिस तरह का आप डाइवर्सिफिकेशन लेना चाह रहे हैं, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप ईएलएसएस करना चाह रहे हैं, वो उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच म्यूचुअल फंड टाइप इज बेस्ट अलाइंड विथ माई फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट? भाई ये क्वेश्चन तो बनना ही था। जैसे ही मैंने आपको इतने सारे म्यूचुअल फंड्स की तरफ पुश कर दिया तो आप हो गए कंफ्यूज कि ठीक है, ये तो कि टी मनी आपने बता दिया कि टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कुछ इस तरह के हैं, पर मैं कौन सा पिकअप करूं? क्या मैं हायर रिटर्न देख के पिकअप कर लूं, या मैं कुछ और लाइक एक्सपेंस रेशियो देखूं, या मैं टैक्स सेविंग में जाऊं, या मैं हाइब्रिड में जाऊं? एंड सो, तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है और हमारे रिस्क एपेटाइट क्या है। और मुझे बताइए जल्दी से, क्या आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स स्मार्ट तरीके से डिफाइन किए हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ये 5 पैरामीटर्स देखते हुए हमें हमारे गोल्स को डिफाइन करना होता है। तो वंस यू हैव डिफाइंड, आप इक्विटी, डेट या
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हेन यू गो गेट इनटू दिस फंड्स, आपको पता चल जाएगा इक्विटी कौन सा है, आपको पता चल जाएगा हाइब्रिड मतलब इक्विटी और डेट का मिक्सचर वाला फंड कौन सा है, और प्योर डेट पे बेस्ड कौन सा फंड है। और इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, "नहीं, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ढंग से और बेहतर तरीके से सीखना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में क्लैरिटी और फैंटास्टिक नॉलेज और एप्लीकेशन स्किल्स बिल्डअप करना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क करें। इस नंबर पर संपर्क करते ही हमारी टीम आपको एसआईपी से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डिकोडिंग म्यूचुअल फंड्स कोर्स के बारे में जानकारी देगी। किस तरह से सरल भाषा में, सिंपल हिंदी में अपने इस कोर्स को आपके लिए डिजाइन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज एसआईपी, एंड हम कैसे समझें कि इज इट अ पावरफुल टूल और नॉट एज कंपेयर टू लंप सम इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन काफी सारे लोगों के मन में रहता है कि एसआईपी क्या होती है। एसआईपी इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग दैट इज अ मोर दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने एक मुश्त अमाउंट, एक मुश्त रेट पर इन्वेस्ट करूं, नो मैटर मार्केट अप हो या डाउन हो। और जब मैं लमसम की बात करती हूँ तो मैं बड़ी राशि या जैसे हम कहते हैं लंप सम, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा इन द मार्केट। तो ये एसआईपी इज द मोड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड लंप सम इज आल्सो द मोड ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले समझिए, जब हम एसआईपी में जाते हैं तो हम डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग में जाते हैं। सिंस मैं ऐसा लाइक कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कैसे, कि अगर मेरी सैलरी 5th ऑफ एवरी मंथ को क्रेडिट होती है, मैंने एक रूल बना लिया कि हर महीने की 7 तारीख को मेरे अकाउंट से 7,000 रुपए, 10,000 रुपए की एसआईपी जाएगी 2 या 3 म्यूचुअल फंड के अंदर। क्या है, मेरे खर्चे कुछ भी हो, मुझे खर्चों के लिए पैसे बाद में निकालना है, पहले मैं डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टिंग करूंगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करूंगी। अब उससे होगा क्या, उससे आप मार्केट वॉलेटिलिटी के से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सी मार्केट वॉलेटाइल है, तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही छोटे से ड्यूरेशन में वेल्थ जनरेट करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है कंसिस्टेंट बेसिस पे वेल्थ जनरेट करना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ही वेल्थ जनरेट होती है। और एसआईपी इज वन ऑफ द टूल विच विल गिव यू द एडवांटेज ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलता है, दैट इज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग विच इज नॉट अवेलेबल अंडर लंप सम। तो आप बोलोगे तो ठीक है, ये होता कैसे है? तो हम चलते हैं एक्सेल शीट की ओर और समझते हैं कि ये होता कैसे है। सो क्विक एग्जांपल, मान लीजिए आपने यहाँ पर जनवरी मंथ में फर्स्ट एसआईपी आपकी स्टार्ट करी 10,000 रुपए से, ठीक है। उस दिन उस फंड की वैल्यू 100 रुपी थी पर यूनिट, राइट। तो इस केस में आपको कितनी यूनिट्स मिलेंगी, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दैट। 10,000, अगर 100 रुपए का भाव है एक यूनिट का, तो आपको 100 यूनिट्स मिलेगी, ठीक है। अगले महीने वापस क्या हुआ, आपने 10,000 की एसआईपी करी, तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी, क्योंकि मार्केट में उस समय ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं थी, तो आपको वापस 100 यूनिट मिली। मार्च में क्या हुआ, मार्च में आपने 10,000 रुपए वापस इन्वेस्ट करे, और उस दिन उस एक यूनिट का भाव हो गया मार्केट में 90 रुपीज, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर अगेन लिंक टू मार्केट, राइट। तो उस दिन नैव हो गई उस एक यूनिट की 90 रुपए, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और इस कारण उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू थोड़ी सी गिर गई। अब आपने कितनी यूनिट मिल गई, 111, राइट। तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं, पहले 100 और अब 111। उसी तरह नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, आपने वापस एसआईपी करी, आपने डिसिप्लिन दिखाया, और उस दिन नैब थी 110 की, तो उस केस में आपको लेस नंबर ऑफ यूनिट मिलेगी। डेफिनेटली जब डिनोमिनेटर के अंदर नंबर बढ़ जाएगा तो आपका आंसर कम आएगा। नेक्स्ट क्या हुआ, वापस मई मंथ में भी आप लगे रहे, आपने एसआईपी करना बंद नहीं करी, तो आपको इतनी यूनिट्स मिली, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा उस समय इंप्रूव हो रहा था। 100 की जगह आपको 102 यूनिट्स मिल गई, और अगले ही महीने वापस आपने जून में एसआईपी करी, और इस तरह से आप एसआईपी करते गए करते गए करते गए। आप बताइए, जहां आप
हर महीने 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कितनी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिली? आपको कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स मिली? हमने सम निकाला इन सब नंबर्स का। आपको कितनी यूनिट्स मिली? इतनी यूनिट्स मिली। ठीक है। सो द एवरेज NAV, net asset value, by rupee cost averaging cost for each unit comes to what? 99.8. How it happened? 598 आपको NAVs मिली, राइट? और इसको हमने 6 से डिवाइड किया, पर आपको एवरेजिंग करके कितना मिला? 99.6। अगर आप SIP ऑप्ट नहीं करते और बोलते कि ठीक है, आई इन्वेस्ट इन वन गो लंप सम, ठीक है, तो अगर आप 60 हजार रुपए इन्वेस्ट करते होते उस समय, तो आप 60 हजार रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते जनवरी मंथ के अंदर फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 60 हजार, उस दिन नैब आपकी कितनी थी? 100 की, तो हुई आपकी 600 रुपए की नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? और इसी के अगेंस्ट में आपको जो आपने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग फॉलो किया, तो यू गॉट 60660, ओके, राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स। So this is a difference, this is a benefit when you get into rupee cost averaging. It's clear, and that's how people prefer at times to get into SIP, that is systematic investment plan, against the lump sum mode. अब हर बंदे का अलग प्रेफरेंस होता है, and you can choose accordingly and go ahead in life. Next is, are mutual funds really safe? क्या मेरा पैसा यहाँ सुरक्षित है? And how can I minimize risk while investing? This is again a very big question in the mind of investors. तो सबसे पहले समझिए कि म्यूचुअल फंड वाकई में सेफ है। कैसे? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकेंड, रिस्क कैटेगराइजेशन हर म्यूचुअल फंड के लिए करना कंपलसरी है, और उसका डिस्क्लोजर हर म्यूचुअल फंड हाउस को देना जरूरी है कि ये म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। और साथ में डाइवर्सिफिकेशन का आपको यहाँ बेनिफिट मिलता है, जो आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देता है। अब कैसे, चलिए समझते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमने ये वाला म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा था, और यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है, ये है म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड। ओके, अब मुझे देखना है कि इसमें कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है, और वगैरह वगैरह। रिस्क यहाँ पे बहुत हाई है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है एज पर द रिस्कोमीटर। और क्या डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है? आपको अगर ये देखना है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन एप्लीकेबल है, बिकॉज यहाँ पे आप टॉप होल्डिंग्स और टॉप सेक्टर्स में जो अलोकेशन हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, वो भी देख सकते हैं। आप डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस भी कर सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना कितना फंड कहाँ कहाँ डला है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये सबको पढ़ना समझना आना चाहिए। तो बहुत सारा डेटा दे दिया और आप समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेफिनेटली इसके लिए आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, आई एम हेल्पिंग यू हियर टू अंडरस्टैंड दैट स्टेप बाय स्टेप। बट आप प्रॉमिस कीजिए कि आप आपकी लर्निंग जर्नी पे कंटिन्यू रहेंगे ऑन द चैनल प्रो कैपिटलिस्ट में। नाउ अगर हम अगला क्वेश्चन देखें कि हाउ टू डिसाइड how much to invest without risking my financial stability। ये मार्केट इतना वोलेटाइल है, कभी भी कहीं भी चला जाता है। आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क अराउंड दैट। मैं कितना इन्वेस्ट करूं, मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई प्रॉब्लम ना आए? तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में बहुत ही आसानी से अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि बजटिंग। बजट बनाए, इनफ्लो के बेसिस आउटफ्लो के बेसिस पर डिसाइड करें कि ठीक है, अगर मेरा इतना आउटफ्लो है तो मुझे इतना इनफ्लो आना चाहिए, या अगर इतना इनफ्लो है तो उसके हिसाब से मुझे पहले सेव या इन्वेस्ट इतना करना है, और उसी के बाद में है मुझे एक्सपेंस करना है। साथ ही आपको गोल बेस्ड एलोकेशन करना होगा अपने फंड का, और को छोटे कदम लेने होंगे इस जर्नी की ओर। अगर आप कंफ्यूज हैं कि मुझे बजटिंग नहीं समझता, क्योंकि मैं तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे नहीं समझता कि गोल बेस्ड एलोकेशन कैसे होता है, कैसे मैं डिफरेंट बास्केट्स क्रिएट करूँ, तो मुझे नहीं समझता है, कोई पुश नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टेप इन करूँ इस इंडस्ट्री में, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप नोवाइज हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी प्लानर कम जर्नल को एक्सप्लोर कीजिए, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने ही
डिफाइन कर रखा है कि आप किस तरह से अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज हर पर्सन का गोल डिफरेंट होता है। कोई भी एक सिंगल तरीका नहीं होता उसे आइडेंटिफाई करने का। और साथ ही आप बजटिंग कर सकते हो, जैसे अब अपने एंटरटेनमेंट एंड लेजर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करके हर महीने की कम से कम 5 से 10% की सेविंग कर सकते हो कि आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सको। ये पूरा गाइडेंस आपको इस द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी में मिलेगा, जिसको आप इस नंबर पर कनेक्ट करके हमारी टीम से मंगवा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है उस और चलते हैं। What are the actual risks in mutual funds and how can I make informed decisions? ऐसा तो है नहीं कि म्यूचुअल फंड खतरों से खाली है। अगर आपने सही तरह का म्यूचुअल फंड पिक नहीं किया तो हो सकता है आपका गोल मेट नहीं हो, आपको आपकी रिस्क एपेटाइट से ज्यादा रिस्क बेयर करना पड़े। और इसके लिए जरूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। कैसे लें? सबसे पहले तो टाइप ऑफ रिस्क समझे जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है किसी भी म्यूचुअल फंड को बाय करने को लेकर। सबसे पहली रिस्क है इक्विटी रिस्क। मान लीजिए आपको ये रिस्क के बारे में पता नहीं है और आपने कभी भी किसी भी फंड में पैसा डाल दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इक्विटी रिस्क वो रिस्क होती है जो फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइसेस से होती है। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड हाउस क्या करते हैं, एएमसीज क्या करती हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही हैं अराउंड 50 to 60%। तो अगर स्टॉक प्राइसेस अप एंड डाउन गई तो डेफिनेटली वहां पे इक्विटी रिस्क है कि म्यूचुअल फंड की NAV कम हो जाएगी। और ये किस तरह होती है कि मान लो अभी रिसेंट का जो ट्रम्प की पॉलिसीज चल रही हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खूब खराब चल रही है। देन हम बात करेंगे कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे, जैसे इन्फोसिस का एग्जांपल ले या हम ब्रिटानिया एचयूएल का एग्जांपल ले लास्ट क्वार्टर में। तो इस कारण क्या हुआ, इक्विटी रिस्क बढ़ गई। सेकंड टाइप ऑफ रिस्क इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये क्या होती है? इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लॉस ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स। जैसे आपको पता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डिसीजंस देते रहते हैं, राइट? जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती है, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स विथ लो कूपन रेट्स टेंड्स टू डिक्रीज। और ये है इंटरेस्ट रेट रिस्क। म्यूचुअल फंड्स आल्सो इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, तो उन्हें ये रिस्क फेस करनी होती है। तो ये दो मेजर कैटेगरी ऑफ रिस्क हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी रिस्क होती हैं। तो आपको जरूरी है जानना कि कौन सा फंड क्या है, किस तरह की रिस्क फेस कर रहा है और इस वॉलेटिलिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब अगर आप वाकई में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की कंप्लीट नॉलेज को डिकोड करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिकोड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू टू गो अहेड फॉर द डिकोडिंग म्यूचुअल फंड कोर्स, जो मैंने ही काफी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में डिजाइन किया है आपके लिए। तो आप अपने नॉलेज को विद रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टिंग चाहते हैं या इक्विटी इन्वेस्टिंग चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पर आपको नहीं पता कि कैसे करें, और आप सोचते हो कि नहीं, मैं अपने पैसों को बिना नॉलेज बिना स्किल्स की मार्केट में नहीं लगा सकता। अब चाहते हो कि कोई आपको वाकई में समझाए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, तो आप इस वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे आगे बढ़ सकते हो बाय लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोर्स इक्विटी इन्वेस्टिंग फ्रॉम बेसिक्स टू बियॉन्ड, अगेन द सेम नंबर। अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो और आप वाकई में फाइनेंस को कंप्लीटली डिकोड करना चाहते हो, अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करते हैं ये जानना चाहते हो, बजट जानना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली लेवल 1 मेंबरशिप ऑफ प्रोकैपिटलिस्ट ले सकते हैं एट वेरी मिनिमल चार्जेस। Now, with this, we are ready to conclude this second video on the mutual fund series. Next video will be in the next week, जहां हम बात करेंगे टॉप 6 प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया जहां आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और खूबसूरत बात यह है कि वहां आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन देना नहीं होता है if you want to get into the direct plans. So these platform offer direct investing in the mutual funds house with zero brokerage or commission. Again, यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का
कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। जो मुझे मिले, मैंने देखे, मैंने एक्सपीरियंस किए, वो मैं आपसे यहाँ पर साझा करती। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो next week, and definitely subscribe the channel ProCapitalist. Do share it with your family, friends, and colleagues who are on the wealth creation journey. And I'll see you in next video. Thank you so much. Do subscribe and hit the bell icon so that you don't miss on any updates. Bye bye.